नमस्कार दोस्तों, रॉयल स्टेनोग्राफर चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस डिक्टेशन के कुछ कठिन वर्ड्स की आउटलाइन व हिंदी की पीडीएफ को आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम को ज्वाइन करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। जो भी स्टूडेंट्स चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आने वाले डिक्टेशन का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए दोस्तों, डिक्टेशन शुरू करते हैं 5 सेकंड बाद। यस, शुरू। न्यायमूर्ति RS चौहान 18 वर्ष की एक नवयुवती ममता की मृत्यु उसके विवाह के 2 दिन के भीतर उसकी ससुराल में हो गई विराम। उसके पति ने, जो कि हमारे समक्ष आवेदक हैं, अपर सेशन न्यायाधीश नीम का थाना कैंप माधोपुर द्वारा तारीख 6 जून 2005 को पारित उस आदेश को चुनौती दी है जिसके द्वारा उस पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 304 ख के अधीन अपराधों के लिए आनुकल्पिक आरोप लगाया गया है। विराम पैराग्राफ। संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि तारीख 9 मई 2004 को ममता का विवाह हिंदू रीतियों के अनुसार आवेदक के साथ हुआ था। विराम। विवाह के पश्चात ममता अपने भतीजे प्रदीप के साथ गुमन सिंह की धाणी स्थित अपनी ससुराल चली गई। विराम। वह तारीख 11/12 मई 2004 की रात्रि से अर्थात अपने विवाह के ठीक 2 दिनों के पश्चात लापता हो गई। विराम। उसके ससुराल वालों ने उसके पिता को सूचित करने के लिए अपने गांव से 2 आदमी भेजे। विराम। ममता के पिता उसके बारे में पता करने के लिए तुरंत उसकी ससुराल गए। विराम। तारीख 12 मई 2004 को ही सीताराम ममता के पिता ने इस तथ्य की बाबत पुलिस थाना खंडेला में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी पुत्री लापता है। विराम। उन्होंने रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया कि उसकी ससुराल वाले सच्चाई नहीं बता रहे हैं। विराम। अतः वह पुलिस द्वारा अन्वेषण कराना चाहता है। विराम। तारीख 14 मई 2004 को पुलिस ने उसे वापस गुमन सिंह की धानी जाने के लिए कहा क्योंकि ससुराल के मकान के बाहर कुएं में किसी शव के मिलने के बारे में पता चला था। विराम। जब वह वहां पहुंचा तब शव को बाहर निकाला गया। विराम। यह शव ममता का था। विराम। अतः 14 मई 2004 को सीताराम ने अपनी पुत्री की मृत्यु के बारे में दूसरी रिपोर्ट दर्ज कराई। विराम। उसने रिपोर्ट में यह भी कथन किया कि उसे तारीख 12 मई 2004 को ममता की ससुराल से उसके लापता होने की सूचना
मिली थी विराम। उसने यह भी कथन किया कि जब वह ममता की ससुराल पहुंचा तब उसने अपनी पुत्री के ससुर प्रभुदयाल और पति वर्तमान आवेदक से ममता के बारे में पूछा, जिन्होंने उसे यह बताया कि उन्हें उसके बारे में कुछ पता नहीं है विराम। यदि उसने मोटरसाइकिल और कुछ अधिक दहेज दिया होता तब वे उसकी पुत्री के कल्याण की परवाह करते विराम। इस रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने औपचारिक प्रथम इतिला रिपोर्ट संख्या 64/2004 भारतीय दंड संहिता की धारा 304 ख और 498 क के अधीन रजिस्ट्रीकृत की विराम। अन्वेषण पूर्ण करने के पश्चात पुलिस ने आवेदक के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया और दंड प्रक्रिया संहिता 1973 इसमें इसके पश्चात संक्षेप में संहिता कहा गया है कि धारा 173(8) के अधीन अन्य अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध अन्वेषण जारी रखा गया विराम। शिकायतकर्ता और अभियुक्त के काउंसिलों को सुनने के पश्चात विद्वान अपर सेशन न्यायाधीश ने तारीख 6 जून 2005 को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 304 ख के अधीन आनुकल्पिक आरोप विरचित किए विराम। इसलिए हमारे समक्ष यह पुनरीक्षण आवेदन फाइल किया गया है विराम। पैराग्राफ। आवेदक के काउंसिल श्री SR बाजवा ज्येष्ठ अधिवक्ता ने कई दलीलें प्रस्तुत की। प्रथमतः आरोप विरचित करना कोई मशीनी कार्य नहीं है, अपितु यह एक न्यायिक कार्य है विराम। उन्होंने भारत संघ बनाम प्रफुल्ल कुमार सामल और एक अन्य वाले मामले का अवलंब लेते हुए यह दलील दी कि आरोप विरचित करते समय न्यायालय को न तो अभियोजन पक्ष के कहे अनुसार कार्य करना चाहिए और न ही उसके प्रतिनिधि के रूप में कार्य करना चाहिए विराम। स्टॉप।